नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम एजुकेटर में। तो अखबारों की श्रृंखला चल रही है जिसमें आने वाली न्यूज़ जो है हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण होती है। अखबारों में आने वाली, मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्येक न्यूज़ महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी न्यूज़ महत्वपूर्ण है, इसका चयन कैसे करें, उसी का एक अभ्यास के रूप में हम प्रतिदिन 7 बजे एक न्यूज़ लेकर आते हैं आप तक। अपने इष्ट मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने परिचितों को ये बता दीजिएगा कि ये न्यूज़ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बनाते हैं कि मेंस परीक्षा के क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसके आधार पर उसको भी हम एक ग्रुप के माध्यम से सेंड करते हैं, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इंडियन इकोनॉमी अड्डा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं ये सारी न्यूज़ वहां पर भेजने का काम करता हूं और उसके माध्यम से आप ये न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग में ज़्यादा निखार आ सके, जो लड़के हमसे जुड़े हुए हैं, बार बार हमसे कहते थे कि हमारी आंसर राइटिंग रुक गई है जब से आपने क्लास, हमारा बैच फिनिश हुआ है। तो हमने सोचा कि इस श्रृंखला को स्टार्ट करके थोड़ा सा वार्म अप करते रहें आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जिससे भविष्य में आने वाला जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है और प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें और परीक्षा निकाल सकें। तो आज की न्यूज देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज है जो बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो ये न्यूज है पीएमएलए कानून, अर्थात कौन से कानून से संबंधित ये न्यूज है, तो आपको याद रखना पीएमएलए कानून जो है वो है, अर्थात ये न्यूज है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित या फिर धन शोधन से संबंधित, उससे संबंधित ये न्यूज है। और ये चर्चा में चल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं और ऐसी कंडीशंस में ये कानून कब आया, इसके क्या प्रावधान हैं, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या क्या उल्लिखित किया गया है, वर्तमान में ये किस प्रकार से एक चुनौती बनकर उभर कर आ सकता है, ये सारी चीजों की चर्चा हम आज करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट का ये वीडियो होता है जिसमें हम इन सारे बिंदुओं की चर्चा आप तक कर देंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि पीएमएलए कानून, अर्थात जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये अधिनियम 2002 में आया था और इस अधिनियम को केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। ये अधिनियम जब लाया गया था तो उस समय सरकार हुआ करती थी, उसके बाद में इसे लागू करने का काम किया था मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, अर्थात यूपीए के द्वारा इसे लागू किया गया था, जिस कानून का नाम है धन शोधन निवारण अधिनियम। और यह कानून जब लागू हुआ तो उसके बाद में इसमें कई बार संशोधन हुए। जैसे अगर हम संशोधनों की बात करें तो इसमें कई बार संशोधन हुए, जैसे 2009 में भी संशोधन हुआ, 2012 में भी संशोधन हुआ और 2023 में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए। और ये कानून आज बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है दोस्तों क्योंकि इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आज इस कानून के लिए नहीं, बल्कि हर जो व्यक्ति जो धन शोधन के मामले में अगर फंस जाता है तो उसको निकलने में एक चुनौती बनकर उभर कर आ जाएगा। तो इसमें ये सारी बातें दी गई। वास्तव में इस कानून को लागू करने का उद्देश्य क्या था, इस कानून को क्यों लाया गया? आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के कानून को क्यों लाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में बहुत सी घटनाएं हो रही थी और जब बहुत सी घटनाएं हो रही थी तो कुछ सदस्य देशों के माध्यम से एक विचार किया गया कि क्यों ना हम इस समस्या का समाधान करने के लिए
वास्तव में क्या है कि कुछ कदम उठाए। और जब कदम उठाने की बात हुई इस समस्या का समाधान करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF का गठन किया गया। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब भारत को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया, तो भारत ने भी उसमें शामिल होने की बात कही। नतीजा यह हुआ कि भारत से भी कहा गया कि आप अगर शामिल होना चाहते हो इसमें, तो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दिए गए प्रावधानों को अपने यहां पर लागू करना होगा। और अगर आप लागू कर देते हो तो ऐसी कंडीशंस में आप इस समूह में शामिल हो सकते हो। भारत ने भी इसका अनुसरण किया और अनुसरण करके भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की और उसके पश्चात भारत में एक कानून बना। उस कानून का नाम ही PMLA अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक जनरल जानकारी हो गई दोस्तों, जो इसमें एक तरह से लिखी गई जानकारी है, जो इसमें एक तरह से क्या है, लिखी हुई जानकारी है। अब इसके कुछ जो पॉइंट यहां नहीं लिखे गए हैं अखबार में, उनकी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि भाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चरण देख लेते हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, PMLA 2002 की आवश्यकता क्यों पड़ गई और PMLA 2000 के विभिन्न चिंताएं क्या हैं, 2002 की विभिन्न चिंताएं क्या हैं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर कि धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसके, यह एक जटिल प्रक्रिया है। मनी लॉन्ड्रिंग साधारण प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि वित्तीय लेन देन की श्रृंखला प्रारंभ की जाती है और इस वित्तीय लेन देन की श्रृंखला में अवैध धन को वैध बनाने का काम किया जाता है। अर्थात अवैध धन को क्या है, वित्तीय लेन देन की श्रृंखला के माध्यम से वैध बनाने की जो श्रृंखला प्रारंभ की जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। इतना तो हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसको। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसको लागू करने के वास्तव में आवश्यकता क्यों हुई, क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां बड़ी तेजी से चल रही थी, स्मगलिंग की गतिविधियां बड़ी तेजी से चल रही थी, मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी तेजी से चल रही थी और उस कारण से क्या हो रहा था कि अवैध धन का एक भंडार कुछ लोगों के हाथों में आ गया था। और जब कुछ लोगों के हाथों में जब ये इस तरह का धन आया, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तरकीब के माध्यम से कह सकते हो या सूझबूझ के माध्यम से कह सकते हो या चालाकी के माध्यम से कह सकते हो, इस पैसे को, अवैध पैसे को वैध बनाना शुरू कर दिया। और जब वैध बनाना शुरू कर दिया तो ऐसी स्थिति में इस अवैध धन का जब वैध बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिरता थी, वित्तीय स्थिरता, वो प्रभावित होना शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता का मतलब है कि वित्त की स्थिति में स्थिरता नहीं रही। अब जब वित्त की स्थिति में स्थिरता नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल होना शुरू हो गई वित्तीय स्थिति में। तब फिर क्या हुआ कि इसके बारे में सोचा जाने लगा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में कानून बनाया जाए। अब मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में एक तरह से जब कानून बनाने की प्रक्रिया हुई, तो यह विचार किया गया कि कानून तो बनाया जाए, लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया होती कैसे है, तरीके क्या हैं उसके, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया हो। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के जो चरण होते हैं वो कैसे प्रारंभ होता है, मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात अवैध धन को वैध बनाने का काम कैसे शुरू होता है। सबसे पहले तो धन का प्रवेश कराया जाता है बैंक खातों में और उसे कहते हैं प्लेसमेंट। उसे क्या कहते हैं, प्लेसमेंट कहते हैं। धन का क्या किया गया, प्रवेश कराया गया, अर्थात प्लेसमेंट कराया गया धन का। सबसे पहले एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद में उस पैसे को
जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अवैध धन का जो स्रोत होता है उसको समाप्त किया जाता है कि भैया वो कहां से आया पैसा, उस सोर्स को समाप्त किया जाता है उस प्रक्रिया में। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं लेयरिंग, लेयर बना देना। ठीक है, तो प्लेसमेंट किया गया पहले, फिर लेयरिंग की गई और फिर एक तरह से क्या है कि इंटीग्रेशन किया गया, अर्थात एकीकरण किया गया। अर्थात जब अवैध धन को वैध बना दिया गया तो पुनः एक तरह से क्या है कि इस धन को कहीं वैध धन के रूप में निवेशित किया जाता है। वैध बना दिया, फिर उसको निवेशित कर दिया वैध धन को, तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन के रूप में कहलाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उसे प्रवेश कराया जाता है। अब जैसे ये एक तरह से होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से कई प्रकार से तरीकों से प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चरिंग की जाती है। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि बड़े धन की राशि को छोटे छोटे अकाउंट में या खातों में जमा कराया जाता है और खातों में जमा कराकर यह प्रक्रिया शुरू होती है। फिर क्या होता है कि इस प्रक्रिया को कई जगह पर निवेशित किया जाता है, छोटे छोटे खातों में। जैसे अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो मैं 5 करोड़ यहां दे दूंगा, 10 करोड़ यहां दे दूंगा, 15 करोड़ यहां दे दूंगा, 20 करोड़ यहां दे दूंगा। इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट में उसको बांट दिया। फिर उन अकाउंट को हमने एक क्लब किया और क्लब करके क्या किया जाता है कि उस अकाउंट की राशि को कहीं पर निवेशित कर दिया, या व्यापार बेस्ड स्ट्रक्चर में, या सेल कंपनी के रूप में, या रियल एस्टेट में ये पैसा लगा दिया जाता है। हमने भी लगा दिया, मान लेते हैं हम 4 दोस्त हैं तो चारों दोस्तों के अकाउंट में आ गया। अब चारों दोस्तों के अकाउंट में आ गया तो चारों दोस्तों ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, सेल कंपनी, और सेल कंपनी के माध्यम से इस धन को निवेशित कर दिया और निवेश करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा। या फिर कह सकते हो कि ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग कर दी गई, या रियल एस्टेट में लगा दिया गया पैसा। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है इस सारी की सारी चीजों के रूप में। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो भारत में इसकी क्यों आवश्यकता हुई, इसकी तो चर्चा हमने पहले ही कर ली थी कि भैया 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटॉपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब जब संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उसमें क्या हुआ कि 7 प्रमुख औद्योगिक देशों ने पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया 7 देशों ने। अब जब गठन किया तो भारत भी, हमने बताया आपको, कि इसमें शामिल हुआ। और जब भारत शामिल की गई थी कि भैया इसके प्रावधानों को की बात आई तो हमारा एक कानून आया जिसे PMLA कानून के नाम से जाना जाता है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है। अब ये एक तरह से जब प्रक्रिया हुई तो ये प्रक्रिया कैसे हुई भारत में, तो भारत का एक अनुच्छेद है संविधान का, संसद के द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया इस PMLA को, अधिनियम को, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय निकाय के किसी निर्णय को लागू करने के लिए संसद जो कानून बनाएगी वह उस निर्णय की विषय वस्तु तक ही सीमित होगा। मतलब संसद अगर कोई कानून बनाती है किसी भी अंतरराष्ट्रीय निकाय के किसी निर्णय को लागू करने के लिए, तो वो क्या होगा कि उस निर्णय की विषय वस्तु तक ही सीमित होगा। इस तरह का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, इतना तो हमारा एक तरह से समझ में आ गया होगा कि भारत का संसद का जो संविधान का अनुच्छेद 253 है जिसके अंतर्गत इस तरह के प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब जब प्रदान कर दी गई थी तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, इस कानून को लागू किया गया। अब देखो, कानून तो लागू किया गया इसको, तो फिर चिंता किस बात की है, अवैध धन को रोकने के लिए है, बहुत अच्छा कानून है। आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत जो पैसा है, धन जो है, अवैध धन है, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा कानून है ये। वास्तव में क्या है कि
ये लाया किस लिए गया था? ये लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कौन सी? ड्रग्स एंड नारकोटिक्स से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके व्यापार को रोकने के लिए, अर्थात उस अवैध धन को रोकने के लिए इस कानून को लाने की बात कही गई थी, और ये संसद का अधिनियम भी कहता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए गए जिसका क्षेत्र विस्तार कर दिया गया। समझिएगा मैंने क्या कहा कि भाई ये लाने के लिए लाया गया था, किस लिए ये लाया गया था वास्तव में? किस लिए? कि ड्रग्स से संबंधित जो मादक पदार्थों की के कारण से जो अवैध धन का निर्माण हो रहा था उसको रोकने के उद्देश्य से इसको लाने की बात थी, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन इसी संदर्भ में किया जा रहा था उस समय। लेकिन जब भारत में इसको लागू किया गया तो इसका विस्तार कर दिया गया, जबकि उसमें एक तरह से साफ प्रावधान किया गया था संविधान के कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय के किसी निर्णय को लागू करने के लिए संसद जो कानून बनाएगी वह उस निर्णय की विषय वस्तु तक ही सीमित होगा। लेकिन इसमें क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। तो चिंताएं उभर कर आने शुरू हो गई। कैसे, क्या क्या इसमें विस्तार किया गया? इसमें कहा गया क्या कि इसमें वैध वित्तीय लेन देन को भी संलग्न करने की क्षमता है इस कानून में। ये एक सबसे बड़ी चिंता है इसकी कि अगर मेरा पास वैध धन है तो वैध धन है तो उसको भी संलग्न करने की क्षमता है अवैध धन के रूप में। इस कानून का एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, मतलब मेरे अकाउंट में अगर 50,000 रुपए डला हुआ है तो 50,000 रुपया कहीं उस कंडीशंस में तो नहीं आया है, उसको भी संलग्न करने की छूट दी गई है। अब जब उसको भी संलग्न करने की छूट होगी तो मेरा अकाउंट वो भी सीज्ड होगा, क्योंकि वो जांच के दायरे में आ गया। अब अकाउंट सीज होगा तो मेरी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी। दूसरा इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति सीधे या बाद के चरण में शामिल व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जा सकती है। एक तो डायरेक्ट रूप से अगर शामिल हो तब तो है, लेकिन अगर आपका इससे कोई संबंध नहीं है और बाद के चरण में अगर आपके कहीं पर संलिप्तता दिखती है कि आप संलग्न हैं इसमें, तो भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है बाद के चरण में। जैसे अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं शामिल थे, लेकिन बाद के चरण में उनकी थोड़ी सी भूमिका नजर आते हुए दिखाई दी, उन पर भी कार्रवाई करने की बात आ गई। और जब उन पर भी कार्रवाई करने की बात आ गई तो इसमें व्यक्ति सीधे या बाद के चरण में शामिल व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जा सकती है, थोड़ा सा भी अगर है, भले ही वो एक तरह से धन शोधन से संबंधित नहीं है। ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है। तीसरा क्या है, इसमें ऐसे अपराध भी शामिल किए जिनका कानून के मूल उद्देश्य या ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग के मुकाबला करने से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात ये एक तरह से किस लिए, ड्रग्स की, मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित अवैध धन के संदर्भ में है, लेकिन इसमें ऐसे अपराध भी शामिल कर लिए गए कि कानून के मूल उद्देश्य जो है जिसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करेगा, ये बात कही गई थी, और उसके लिए भारत को कानून बनाना था जिसका मूल उद्देश्य ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग से मुकाबला करने से कोई लेना देना नहीं है। इसमें यह भी एक प्रावधान कर दिया गया कि आपने एक तरह से अवैध धन कैसे कमाया है वो इसका विस्तारित करके हुए अन्य अपराधों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये एक चिंता का विषय। सबसे बड़ी बात है साक्ष्य का भार अभियुक्त पर, मतलब अगर मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया तो मुझे यह साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं और मेरा मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेन देन नहीं है। तो एक चिंता का विषय यह आ गया। अब अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि मेरा मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेन देन नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल कैसे साबित करेंगे जब सामने वाला कह रहा है इन्होंने पैसा लिया, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे नहीं लिया, तब उसके अनुसार क्या है, ईडी इसकी जांच करेगा, और ईडी इसकी जांच करेगा तो ईडी कह देता है कि ये साक्ष्य बिगाड़ ना दे, इसलिए हमको इनको कस्टडी में रखना है। लो, अब 2 साल 3 साल आदमी रहेगा और फिर कह दे जाएगा क्या कि भैया आप निर्दोष हो, आप जाओ। तो साक्ष्य का भार अभियुक्त पर, यह भी इसमें प्रावधान। तीसरा, अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है,
पीएमएलए की धारा 45 में प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट है आरोपी निर्दोष है। मतलब जमानत भी तभी मिलेगी जब न्यायाधीश संतुष्ट हो जाएगा कि वो निर्दोष है। अभी क्या होता है कि प्रक्रिया के अंतर्गत जमानत मिल जाती है। प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जमानत मिल जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत उसे जमानत मिल जाती है तो फिर क्या होगा उसका? जाहिर सी बात है कि अब आप कहोगे क्या कि जब प्रक्रिया के अंतर्गत जमानत मिल जाती है, जैसे मतलब किसी ने चोरी की है तो चोरी का मुकदमा जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन जमानत उसको मिल गई। लेकिन यहां तो न्यायाधीश के ऊपर निर्भर हो गया कि वो जमानत तभी देगा जब वो ये संतुष्ट हो जाए कि ये आदमी निर्दोष है, तभी जमानत देगा, नहीं तो नहीं देगा। बिना लिखित सूचना के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं अधिकारी, जबकि संविधान का अनुच्छेद 22 के अंतर्गत और 19 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार जब किया जाएगा जब उसे लिखित रूप से सूचना देगी। लेकिन अधिकारी क्या होते हैं कि जाते हैं और कहते हैं जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, और वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं एक थोड़ा सा नोटिस पकड़ाकर। तो अधिकारियों की जो सख्ती है वो थोड़ी सी क्या कर दी गई, इस कानून में बढ़ा दी गई। इस कानून में बढ़ा दी गई अधिकारियों की सख्ती। अब 2023 में भी इसमें संशोधन किया गया, जो और चिंता का कारण बन गया। क्यों चिंता का कारण बन गया? इसमें कहा गया अपराध से प्राप्त आय या संपत्ति का स्पष्टीकरण मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। मतलब संपत्ति को अटैच करने का काम क्या कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग से मिली हो या अन्य आपराधिक गतिविधियां, उसको भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कर दिया गया। तो ये कानून का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग को पुनः परिभाषित किया गया और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग स्वयं में एक अपराध है। पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था, पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। अब स्वयं में एक अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसी कंडीशंस में उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का जब केस चलेगा तो जब तक सुनवाई चलेगी तब तक वो एक तरह से जेल में ही रहेगा। अब ऐसी कंडीशंस में क्या है कि निकलने का जो रास्ता है क्या बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रावधान है ये चिंता का विषय है। इन्हीं में अब सुधार करने की आवश्यकता होगी सरकार को भविष्य में, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीजों को वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। ये मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में हमने प्रावधानों की चर्चा आप लोगों के बीच में कर ली बड़े संक्षिप्त रूप से। अब इस खबर को अगर हम देखें तो इस खबर में यही बातें लिखी हुई हैं, और ये एक तरह से जो बातें लिखी हुई हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कई मंत्रियों पर शिकंजा कसा गया। इसी के अंतर्गत क्या किया गया कि चिदम्बरम के ऊपर भी शिकंजा कसा गया, इसी के अंतर्गत उनके बेटे के ऊपर भी शिकंजा कसा गया। कई तरह की चीजें इसके अंतर्गत लिखी गई हैं, और कई तरह की जो चीजें लिखी गई हैं इसीलिए ये कानून आज चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इस पर मेंस का प्रश्न भी बनेगा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के वर्तमान के प्रावधान और चिंताओं को उल्लिखित कीजिए। इस तरह का प्रश्न बन सकता है मुख्य परीक्षा में। तो इस कानून को आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखकर चलना है कि इसके क्या प्रावधान है, ईडी का गठन कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसके चीजों भी आपको थोड़ा सा देखकर चलनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ।